हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें कि 13-14 ग्रुप्स, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नीट पी बाई क्यू, यानी कि खास करके कार्बन फैमिली से जो क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशंस में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उनका डिस्कशन करने के लिए आज उपस्थित हैं। आपके साथ शेयर करेंगे डिस्कशन को और देखेंगे किस किस क्वेश्चन को किस किस तरीका से, किस किस मेथड से और किस किस विधि से इसको हल किया जा सकता है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें से हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट है। यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रॉम फ्रोजन फूड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में आइसक्रीम जमाने में काम में आती है। तो बच्चों मैं बता दूं, CO2 गैस नहीं बल्कि CO2 सॉलिड यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम रेफ्रिजरेटर में एज ए आइसक्रीम को जमाने में काम आता है और भोजन को सुरक्षित रखने में, यानी कि भोजन खराब ना हो पाए, तो उसके लिए हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। यहाँ पर गैस लिखा हुआ है, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें प्रयुक्त नहीं होती, इसमें प्रयुक्त होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अगला देखें, द स्ट्रक्चर ऑफ C16 कंटेन्स 12 6 का कार्बन रिंग एंड 25 कार्बन रिंग। C16 कार्बन का ये एलेट ऑफ फुल रिंग्स, C60 कार्बन का एलोट्रोप्स फुल रिंग। फुल रिंग में क्या होता है, इसमें प्रत्येक 5 कार्बन रिंग 6 कार्बन रिंग को घेरे हुए होती है। तो इस प्रकार से इसमें 5 कार्बन रिंग 12 होती हैं और 6 कार्बन रिंग 20 होती हैं। तो इसमें लिखा हुआ क्या है, इसके जो चारों साइड में, इसके सराउंडिंग हमारा 6 कार्बन रिंग बनती है। जैसे इसको यदि हम बनाएं, 6 कार्बन रिंग बनेगी इसमें, ये कैसे बनेगी, और इसमें बनेगी ये बनेगी, इसमें क्या बनेगी, ये बनेगी, इसमें क्या बनेगी, ये बन जाएगी। इसमें कैसे बनेगी, ये ऐसे बन जाएगी। एक 2 3 4 5, तो 5 साइड में 5 रिंग्स बनेंगे इसमें। इस टाइप से हमारी ये 6 कार्बन रिंग है, 6 कार्बन रिंग है। किसी एक 5 कार्बन रिंग को चारों साइड से 6 कार्बन रिंग जब घेरती है और 6 कार्बन रिंग को 5 कार्बन रिंग नहीं घेरती, 5 वाली को तो 6 वाली घेरती हैं, लेकिन 6 वाली को 6 वाली घेरती हैं, फिर 5 वाली को 6 वाली घेरती हैं। तो इस प्रकार से C16 के अंदर जो फुल रिंग है
जो कि कार्बन का एलोट्रोप है, तो वो 5 कार्बन रिंग्स होती हैं 12 और 6 कार्बन रिंग होती हैं 20। तो इसमें उल्टा लिखा हुआ है, देखो 12 6 कार्बन रिंग, यानी कि 6 कार्बन रिंग को वो 12 बता रहा है, जबकि होती है 20, एंड 20 5 कार्बन रिंग्स, 5 कार्बन रिंग्स को वो 20 बता रहा है, 5 कार्बन रिंग्स 12 होती हैं। तो इस इट मीन्स ये हुआ कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अगले को देखते हैं, ZSN5 ए टाइप ऑफ जियोलाइट, बिल्कुल सही बात है। ZSN5 एक जियोलाइट का प्रकार है। इट इज यूज कन्वर्ट एल्कोहल टू गैसोलीन। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। ZSN5 एक जियोट्रॉप है, जियोलाइट है, और इसका काम क्या है, एल्कोहल को गैसोलीन में बदलना। यानी गैसोलीन क्या है, पेट्रोलियम का एक रूप है, टाइप ऑफ पेट्रोलियम। ऐसा पेट्रोलियम, ऐसे हाइड्रोकार्बन से बना हुआ पेट्रोलियम जो कि सी कार्बन 4 से कार्बन 12 हाइड्रोकार्बन उसमें उसको मिले हुए, यानी कि कार्बन तो 4 से कार्बन 12 के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इस रेंज के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो गैसोलीन में कहे जाते हैं। खास करके ये पेट्रोलियम का एक विशेष रूप है, होता है, जो कि हमारे वाहनों में ईंधन के रूप में जो काम में आता है, जैसे व्हीकल्स हैं उसमें जो काम में आता है वो गैसोलीन होता है। तो ZSN5 एल्कोहल से गैसोलीन में चेंज करता है, एक जियोलाइट का एक प्रकार है। तो ये बात सही है, बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। चौथा, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO इज कलरलेस एंड ओडरलेस और टेस्टलेस भी होता है। टेस्टलेस यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसके हमारे जो करेक्ट आंसर हैं वो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें ऑप्शनों को, पहला और तीसरा ये गलत, दूसरा और तीसरा ये गलत, तीसरा और चौथा ये बिल्कुल सही है। यानी कि द करेक्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 ऑप्शन, सी ऑप्शन 3। ये जो सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द फोर्स वाइंड टुगेदर ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड। डायमंड्स में कौन कौन से फोर्सेस लगे हुए हैं, आयनिक, कोवलेंट, डाइपोलर एंड वॉन डेर वाल्स। बच्चों मैं बता दूं, डायमंड एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, sp3 हाइब्रिडाइज है, कार्बन का एक एलोट्रोप है, कार्बन की अपर ग्रुप है, हार्ड होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हार्ड होता है। इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती। यदि हम देखें इसमें एक कार्बन प्रत्येक 4 कार्बनों से घिरा रहता है, प्रत्येक कार्बन 4 कार्बनों से घिरा रहता है। जैसे ये कार्बन है तो 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और चारों 4 कार्बन से जुड़ गए। इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, sp3 हाइब्रिडाइज है। जब ऑक्टेट इसका कंप्लीट है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां फ्री नहीं रहता। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसका कंडेंसन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बिल्कुल 0 होता है, यानी कि कोई भी विद्युत चालकता ये नहीं दिखाता। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं बॉन्ड की। कार्बन कार्बन के मध्य यानी कि नॉन मेटल के मध्य जो बॉन्ड होता है अधिकतर क्या है, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट करैक्टर उसमें होता है। तो इसमें आयनिक का कह रहा है ऑप्शन में, आयनिक बॉन्ड, आयनिक फोर्स इसमें डेवलप नहीं होगा, क्योंकि सेम
कार्बन एटम्स हैं। तो एक्चुअली में इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर डेवलप होता है, कोवेलेंट फोर्स के कारण ये कार्बन आपस में बंधे हुए थे। प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से, जैसे ये है 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ है डायमंड के अंदर। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से होता है, प्रत्येक कार्बन 4 से। अब ये कार्बन है 4 से हो गए, 1 2 3 और ऊपर 4, फिर ये कार्बन है 1 2 3। तो सभी जो स्ट्रक्चर है पूरा पूरा इसमें क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर है उसमें जिसके जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के जो एटम्स है वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कोवेलेंट आएगा, फोर्स ऑफ कोवेलेंट। टाइप ऑफ फोर्स बाइंड टुगेदर द कार्बन एटम इन डायमंड, कोवेलेंट फोर्स। प्रत्येक कार्बन कार्बन के अंदर क्या मिलता है इसमें, कोवेलेंट। कोवेलेंट फोर्स, कोवेलेंट फोर्स, कोवेलेंट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें नॉट करेक्ट यानी कि गलत क्वेश्चन, गलत आंसर कौन देगा, अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड में गलत स्टेटमेंट को हमें देखना है। इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड सही है ये, इट रिड्यूस ऑक्सीजन। ये क्या है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन में कमी लाता है, यानी कि ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, उसको कम करता है, क्योंकि ये जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती है, एक कैरिंग ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी, जो हमारी क्षमता है जो ब्लड की उसको कैरी करती है ऑक्सीजन, तो उस ऑक्सीजन को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बात सही है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड को देखें, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन बॉन्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ये बताया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बात गलत है, बिल्कुल ये बात गलत है, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ग्रेटर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन करीब करीब 30 टाइम्स अधिक स्टेबल होता है, यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन करीब करीब 30 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 30 टाइम स्टेबल, यानी कि 300 गुना अधिक स्थायी है, किससे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। यानी कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कितना अधिक स्थायी है, ये 300 गुना अधिक स्थायी है इससे। जब ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। इसमें लिखा हुआ है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल, जबकि 300 गुना अधिक है देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये इसका इनकरेक्ट आंसर है, हमारा आंसर तो यही है, बी ऑप्शन। लेकिन अगले ऑप्शनों को हम देखें, हम सी, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली में इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन, अर्ध दहन, यानी कि पूरी तरह से दहन ना हुआ हो तब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये बात बिल्कुल सही है। इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इट
फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सिली हीमोग्लोबिन के रूप में एग्जिस्ट करती है। ये सही है, लेकिन इनकरेक्ट आंसर हमारा इसका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हम क्वेश्चन को, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या है? कुचालक, जिसमें विद्युत का प्रवाह ना हो सके। और विद्युत का प्रवाह कब नहीं होता और किस में नहीं होता? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री ना हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो। इलेक्ट्रॉन ही तो विद्युत का प्रभाव को करते, कंडक्ट करते। जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहीं विद्युत का क्या होगा? संचालन होगा। विद्युत एकदम क्या होगी? गतिशील होगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं कहां कहां नहीं है। इंसुलेटर तो तभी होगा जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एन इंसुलेटर। ग्रेफाइट में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, GrAPHIT ग्रेफाइट। sp2 हाइब्रिडाइज है। प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है इसमें, इसको देखो ध्यान से। ग्रेफाइट के अंदर क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसमें प्रत्येक जो कार्बन है वो 3 कार्बनों से जुड़ा होता है। इसमें 6 कार्बन रिंग्स की लेयर्स बनती हैं। एक्चुअली में बनता कैसे है ये? इस टाइप से, ये कार्बन है हमारा, एक ये कार्बन है और ये कार्बन है। तो ये जो कार्बन है एक फिर क्या होगा? यहां जुड़ेगा कार्बन, इस टाइप से लेयर बनती है इसकी। तो प्रत्येक कार्बन को देखें तो ये 3 कार्बन, एक ये, एक ये, एक ये। तो कार्बन के पास हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में। 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 तो इसके काम में आ गए बॉन्ड बनाने में। एक यहाँ बॉन्ड बन गया, एक यहाँ बॉन्ड बन गया, एक यहाँ बॉन्ड बन। तो प्रत्येक कार्बन पे से एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है हर कार्बन के पास। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, 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 यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। इट मीन्स ये हुआ कि पूरे के पूरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो क्या करेंगे? मूव करेंगे, डिलोकलाइज होंगे, विस्थानीकृत, एक ही स्थान पर नहीं रहेंगे। वो उनका क्या है? गतिशीलता होगी, इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट होगा। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो निश्चित रूप से ये कंडक्टर की भांति काम करेगा, विद्युत का स्वचालक होगा। तो ग्रेफाइट विद्युत का स्वचालक होता है, ना कि इंसुलेटर। तो ये तो इंसुलेटर नहीं हो सकता, ग्रेफाइट तो इंसुलेटर नहीं हो सकता। बात करें हम एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम जो कि 13 एटॉमिक नंबर इसका 13 है। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को यदि देखें, ये बोरोन फैमिली का है, 13 ग्रुप का है, एलिमेंट्स है, मेटल है ये। और इसका यदि देखें हम नियोन 10 अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं इसके। ये 3rd पीरियड के अंदर है, 3p1 ये है इसमें, यानी कि तीसरे इसमें पीरियड में है। और 13 ग्रुप में इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है फ्री हैं। कंप्लीट ऑक्टेट होने के बाद, नियोन का कंप्लीट है, अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। तो इसके बाद जो है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1, यानी कि p में 6 आने चाहिए, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऊर्जा है ये, 3 एक ही ऑर्बिटल है, ये अलग अलग ऑर्बिटल है, एक ही कोश है इसमें, 3 कोश है, अलग अलग ऑर्बिटल है, लेकिन ये इनकी ऊर्जा बराबर है, यानी कि तीनों इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं इसमें। 3 इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं इसमें। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 3। इसका मतलब ये हुआ 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करेंगे तो ये
कंडक्टर की तरह काम करेंगे, बिहेव करेंगे, और एल्युमिनियम क्या क्या विद्युत का सुचालक हो जाएगा। तो हमें इंसुलेटर चाहिए। यदि हम डायमंड की बात करें, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। डायमंड में के बारे में अभी मैंने बताया था, प्रत्येक कार्बन 4 कार्बनों से जुड़ा होता है डायमंड में, यानी कि 4 इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं और चारों ही बॉन्ड बनाने में व्यस्त रहती हैं, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज डायमंड के अंदर। डायमंड के अंदर नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा, कंडक्टर की तरह नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डायमंड ही होगा। इट मींस डायमंड इज द करेक्ट आंसर। सिलिकॉन को देखें हम, सिलिकॉन हमारा कार्बन फैमिली में, सिलिकॉन में कार्बन फैमिली का है, इसका एटॉमिक नंबर को देखें तो 14 है। एल्युमिनियम के जस्ट बाद आता है उस पीरियड में, तो इसमें क्या हो जाएगा, नियोन 3s2 3p2, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें फ्री है। जो हमारा तीसरा ऑर्बिटल है, तीसरा कोश है, उसमें 2 ऑर्बिटल हैं, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। तो इसमें एनर्जी इनका सेव रहता है, तो हमारा चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो इस प्रकार से सिलिकॉन भी कंडक्टर की भांति कार्य करता है। सेमीकंडक्टर होता है वैसे, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा ये, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तो इंसुलेटर नहीं है, लेकिन तो इंसुलेटर तो केवल एक डायमंड है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम। द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू अज्यूम और मोर क्रिस्टलाइन, यानी कि कोई सब्सटेंस जिसके अनेक रूप हों, जैसे कार्बन एटम्स हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, 2 एंड मोर क्रिस्टलाइन, अलग अलग क्रिस्टलाइन के रूप में हो एक ही सब्सटेंस के, जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स, कार्बन के एलोट्रोप्स क्या क्या है, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, ये क्या है, अलग अलग रूप है, इन्हीं को कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, इनको क्या कहा जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है, जो अलग अलग रूप में हो क्रिस्टलाइन, एक ही सब्सटेंस के। एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी ऐसे एक ही सब्सटेंस के अंदर ऐसी एबिलिटी हो, ऐसी क्षमता हो, ऐसा एक उसमें गुण हो जो कि उनमें अलग अलग रूप में विद्यमान हो, एक क्रिस्टल रूप में अलग अलग 2 से अधिक रूप हों उनके, तो इनको कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने नीट पीवाई के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। देखा है हमने कि क्या क्या उसमें क्या क्या गहराई छुपी हुई है, क्या क्या उसमें कंसेप्ट है, इन सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कशन किया है, शेयर किया है। और आप अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखें और अपनी नीट की जो तैयारी है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए जरूरी है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, थैंक्स।